डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक पर वर्णन होने जा रहा है वह सोशलॉजिस्ट हैं राल्फ डॉरेनडॉर्फ साहब। राल्फ डॉरेनडॉर्फ साहब के बारे में आज हम वर्णन करेंगे, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा A to Z एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। तो राल्फ डॉरेनडॉर्फ साहब का जन्म 1928 में हुआ था। जर्मनी में पैदा हुए समाजशास्त्री राल्फ डॉरेनडॉर्फ साहब आजकल ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्थान के निदेशक हैं। वे यूरोपीय आर्थिक सामुदायिक कमिश्नर भी रहे हैं। डॉरेनडॉर्फ साहब का प्रभुत्व योगदान वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। उन्होंने वर्ग संघर्ष के संबंध में मार्क्स से भिन्न मत प्रकट किया है, जहां पारंपरिक का मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले और मजदूरी के लिए काम करने वालों के बीच विभेद करता है, वहां डॉरेनडॉर्फ साहब वर्ग संघर्ष के लिए प्रमुख रूप से सरकारी दफ्तरों, निगमों जैसे संगठनों में सत्ता में अंतर को उत्तरदायी कारक मानते हैं। डॉरेनडॉर्फ साहब मानते हैं कि सत्ता में असमानता अपरिहार्य है, फिर भी इसकी जातियों पर कुछ सीमा तक नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। डॉरेनडॉर्फ साहब ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का यत्न किया है। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं है, अपितु सत्ता शक्ति के संबंध भी संघर्ष को जन्म देते हैं। सत्ता हर सामाजिक संगठन में विद्यमान है, अतः समाज में संघर्ष अवश्यंभावी है। उन्होंने संघर्ष सिद्धांत को प्रकृति के पूर्व उन्होंने पश्चिमी सोच पर आधारित समाज संबंधों एवं एक दूसरे के विरोधी दो मॉडल्स यथा मतेग मॉडल्स, कॉन्सेंस मॉडल तथा बाध्यता मूलक मॉडल, कोरेशन मॉडल का सविस्तार वर्णन विश्लेषण किया है। डॉरेनडॉर्फ साहब मानते हैं कि समाज के दो चेहरे हैं, यथा संघर्ष और मतेगता, सामंजस्य। इन दोनों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की पूर्व आवश्यकता है। ये दोनों विकल्प न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक पहले थोड़ा बहुत मतेगता न हो। इसी प्रकार संघर्ष अंततः मतेगता और एकीकरण की ओर अग्रसर करता है। डॉरेनडॉर्फ साहब के संघर्ष के सिद्धांत की जड़ें सत्ता के विभाजन में गड़ी हुई है। वे कहते हैं कि सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। उन्होंने इस संदर्भ में पदों के साथ जुड़ी सत्ता की मात्रा में भिन्नता को संघर्ष का प्रमुख तत्व माना है और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और व्यवहारात्मक विशेषताओं को संघर्ष को उत्पन्न करने में कोई महत्व नहीं दिया है। डॉरेनडॉर्फ साहब के अनुसार सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं, पदों के साथ जुड़ी होती है। अतः एक स्थिति में एक व्यक्ति के पास जो सत्ता है, आवश्यकता नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी उसके पास सत्ता का कोई पद हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक स्थिति में मातहत है तो जरूरी नहीं कि दूसरी स्थिति में भी वह मातहत ही हो। साहेब और मातहत की स्थितियां हितों के संघर्ष को जन्म देती है और बाद में यही व्यापक संघर्ष रूप का धारण कर लेती है। हित दो प्रकार के होते हैं, व्यक्त हित और अव्यक्त हित। उन्होंने अचेतन भूमिका प्रत्याशाओं को अव्यक्त हित कहा है तथा जब अव्यक्त हित चेतन स्थिति में आ जाता है तब वह व्यक्त हित बन जाता है। इसी संदर्भ में डॉरेनडॉर्फ साहब ने 3 समूह बताए हैं, अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह। वे कहते हैं कि संघर्ष का विश्लेषण करते समय व्यक्त और अव्यक्त हितों के साथ साथ इन समूहों का भी कोई विश्लेषण किया जाना चाहिए।
वेबरवादी राल्फ डॉरेंडॉर्फ का इस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि आधुनिक समाजों में सत्ता शक्ति किन हाथों में रहती है। वे कहते हैं कि विशाल आधार पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विकास ने समान जन को इनके अंशों शेयरों को खरीदने का अवसर प्रदान किया है, जिसके कारण अब पूंजीपति मालिकों की अपेक्षा वेतनभोगी व्यवस्थापकों मैनेजरों के हाथ में इन कंपनियों का नियंत्रण होता है। इस स्थिति को उन्होंने पूंजी का विसंयोजन कहा है। इन कंपनियों में ये मैनेजर मात्र पूंजीपति मालिकों के हितों का ही ध्यान नहीं रखते, अपितु ये कंपनी की दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता और सुरक्षा के साथ साथ कर्मचारियों और मजदूरों के हितों को भी ध्यान रखने के लिए भी मजदूर संगठनों तथा सरकार के द्वारा वाद किए जाते हैं। एंथोनी गिडिंस ने डॉरेंडॉर्फ के उपरोक्त विचारों की आलोचना दो आधार पर की है। एंथोनी गिडिंस साहब ने डॉरेंडॉर्फ साहब के उपरोक्त विचारों की आलोचना दो आधारों पर की है। प्रथम, यह सही है कि संयुक्त पूंजी निगमों ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विकास ने स्वामित्व के आधार के दायरे को बढ़ाया है। फिर भी इन पूंजीवादी प्रतिष्ठानों का मूल उद्देश्य लाभ अर्जित करना है और इन प्रतिष्ठानों की सारी कार्यप्रणाली अभी भी पूंजीवादी है। लाभ का एक थोड़ा सा हिस्सा ही दिखावे के रूप में अंशधारियों में बांटा जाता है। गिडिंस साहब की दूसरी आलोचना भी प्रथम आलोचना से जुड़ी हुई है। पूंजीपति मालिकों और व्यवस्थापकों मैनेजरों के बीच शायद ही कभी किसी मामलों पर घोर मतभेद होता है। अधिकांशतः तो दोनों के हितों में काफ़ी समानता होती है। यही नहीं, कभी कभी व्यवस्थापक भी उस कंपनी के बड़े अंशधारी होते हैं। अतः दोनों का ही प्राथमिक उद्देश्य कंपनी की सफलता और लाभ अर्जित करना होता है। डॉरेंडॉर्फ साहब के वर्ग संघर्ष संबंधी विचारों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होंने कई मामलों में मार्क्स साहब के विचारों में असहमति प्रकट की है। उत्तर पूंजीवादी समाजों में स्वामित्व एवं नियंत्रण एक ही हाथ में नहीं है, जैसा कि आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न आधुनिक संयुक्त पूंजी उद्यमों में होता है। अतः मात्र आर्थिक आधार पर, जैसा कि मार्क्स मानते हैं, संघर्ष की व्याख्या असंगत है और अपूर्ण है। डॉरेंडॉर्फ साहब के सिद्धांत की एक प्रमुख कमजोरी उसका एक कारकीय होना है। डॉरेंडॉर्फ साहब के सिद्धांत का प्रमुख केंद्र बिंदु सत्ता रहा है, जिसे संघर्ष का एकमात्र कारक नहीं माना जा सकता। उन्होंने सत्ता को संघर्ष का आधार मानकर यह नहीं बताया कि संपत्ति से अधिक प्राथमिकता एवं सत्ता को क्यों दी जाती है। कुछ विद्वानों का यह भी मत रहा है कि डॉरेंडॉर्फ साहब के सिद्धांत को मार्क्सवादी संघर्ष के सिद्धांत के साथ जोड़ना ही गलत है। उनके सिद्धांत में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के तत्व अधिक है। प्रणालियों, पदों तथा भूमिकाओं जैसे तत्वों पर जो डॉरेंडॉर्फ के सिद्धांत में जोड़ दिया गया है, यह उन्हें संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के साथ जोड़ता है। अब उनकी प्रमुख पुस्तकें VVIP वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो हैं, पहला में हो गया क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो 1959 में आया। दूसरी पुस्तक ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास जो 1967 में आया। तीसरी हो गई सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी जो 1967 में आया। चौथा हो गया एसे इन दी थ्योरी ऑफ सोसाइटी जो 1968 में आया। द न्यू लिबर्टी जो 1975 में आया। लाइफ चांसेज जो 1979 में आया। तो ये डॉरेंडॉर्फ साहब की प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और डॉरेंडॉर्फ साहब जो कृति है बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए
इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोग A to Z एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय स्टूडेंट, इनका बराबर स्मरण, चिंतन और मनन करिएगा। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम सोशोलॉजी विषय से संबंधित हो, सोशोलॉजिस्ट में राल्फ डॉरेनडॉर्फ साहब अपना प्रमुख स्थान रखते हैं और इनसे 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। A to Z एग्ज़ाम के लिए 1-2 प्रश्न राल्फ डॉरेनडॉर्फ साहब से अवश्य रहता है। तो राल्फ डॉरेनडॉर्फ साहब के कृति और उनकी जीवन गाथा को स्मरण मनन चिंतन कीजिएगा, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण है। तो अब अगला जो समाजशास्त्री का हम वर्णन करने जा रहे हैं, उनका नाम है किंग्सले डेविस साहब। किंग्सले डेविस साहब जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और उपयोगी, हर एक प्रतियोगी परीक्षा से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। A to Z एग्ज़ाम सोशोलॉजी विषय से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, किंग्सले डेविस साहब से अवश्य 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। तो समाजशास्त्र के आम पाठ को विद्यार्थियों के बीच किंग्सले डेविस विशेष रूप में अपनी पुस्तक मानव समाज 1936 के लिए जाने जाते हैं। यह पुस्तक पार्सन्स मॉर्टनवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रकारों का एक समान दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। डेविस साहब ने इस पुस्तक के अतिरिक्त परिवार के समाजशास्त्र और वेश्यावृत्ति पर भी कार्य किया है और काफ़ी लिखा है। अपने सभी अध्ययनों में उन्होंने प्रकायात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। सन 1940 और 1950 के बीच समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस परिप्रेक्ष्य को एक प्रमुख सैद्धांतिक उपागम के रूप में विकसित करने में डेविस साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सन 1959 में तो इस परिप्रेक्ष्य के बारे में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यह न केवल एक सर्वाधिक प्रबल परिप्रेक्ष्य है, अपितु समाजशास्त्र में यही एकमात्र विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। डेविस साहब यद्यपि पार्सन्स और मॉर्टन दोनों से प्रभावित रहे हैं, किंतु उन्होंने अपने शोध कार्यों में पार्सन्स साहब के बृहद सिद्धांत ग्रैंड थ्योरीज के प्रारूप के प्रयोग की अपेक्षा मॉर्टन के मध्य श्रेणी सिद्धांत के प्रारूप को ही प्राथमिकता दी है। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो है ह्यूमन सोसाइटी, जो 1936 में आया, पहली पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, माने उनका बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी पुस्तकें हैं जो 1936 में आया। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए किंग्सले डेविस साहब बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी हैं। इनसे 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो प्रिय स्टूडेंट, इसका बराबर स्मरण मनन चिंतन कीजिएगा और जितना चिंतन कीजिएगा उतना इन पर जो है आपका शोध निकलेगा। सोशोलॉजी से संबंधित किंग्सले डेविस साहब जो है सो बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी, महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। अब जो अगले समाजशास्त्री का हम वर्णन करने जा रहे हैं, उन सोशोलॉजिस्ट का नाम है जॉक देरिडा साहब। उसको देरिडा कहिए या डेरिडा कहिए, दोनों बतवा बराबर है। जॉक देरिडा कहिए या जॉक डेरिडा कहिए, दोनों बात जो है बराबर है। तो जॉक डेरिडा साहब का जन्म जो है 1930 में हुआ। 1913 ईस्वी में जॉक डेरिडा साहब का जन्म हुआ। मूल रूप में दर्शन शास्त्री रहे जॉक डेरिडा साहब उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के एक प्रमुख समकालीन हस्ताक्षर और फ्रांस के एक अग्रणी चिंतक हैं। उनके उत्तर आधुनिकता के दर्शन ने पश्चिम में तहलका मचा रखा है। उन्होंने विविध विषयों पर ढेर सारा लिखा है। उनके साहित्य और दर्शन के विशाल लेखन भंडार की तह तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। उनके ज्ञान की सीमाओं का पता लगाना तो और भी दुष्कर है। उन्होंने अगस्त कॉन्ट, हीगल, मार्क्स, किंकियार्ड, नीत्शे, जेंसी, लॉकली के साथ साथ काफ्का, जॉयस, मलारम और सॉसरे जैसे अनेक विचारकों पर लिखा है। उनका समस्त लेखन फ्रेंच भाषा में है, जिसमें कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद होना अभी बाकी है।
उनके लेखनों पर पश्चिमी दर्शन और तर्क का प्रभाव है। उन्होंने पश्चिमी दर्शन, विशेषतः तत्व मीमांसा और आलोचना भी की है, क्योंकि उसमें भाषा शास्त्र और व्याकरण की अवहेलना की गई है। भाषा संबंधी अपने विचारों में उन्होंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी चिंतक सौसरे का अनुसरण किया है। दरिदा साहब के विचारों ने समाजशास्त्र सहित कई विषयों, मानविकी, समाज विज्ञान, साहित्य आदि को प्रभावित किया है। उनका लेखन अत्यंत ध्रुव है। दर्शन शास्त्र में प्रशिक्षित होने के कारण उनके लेखनों में दर्शन अधिक है और समाजशास्त्र नाम मात्र का, जिसे खोजना भी एक टेढ़ी खीर है। अपने उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, मॉडर्न स्ट्रक्चरलिज्म और मॉडर्न उत्तर नॉर्थ मॉडर्न के विचारों के संदर्भ में दरिदा साहब ने कई नई अवधारणाएं प्रणीत की है। उनमें प्रमुख है विखंडनवाद या विरचनावाद, डिकस्ट्रिंग और भेद, डिफरेंस, विकेंद्रण, डिस्केंडिंग और आने वाले लोकतंत्र के प्रति आशा भरा विश्वास आदि। जॉक दरिदा साहब का जन्म अल्जीरिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। जॉक दरिदा साहब का जन्म जो है अल्जीरिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। वे सन 1989 में फ्रांस आ गए और यहाँ उन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध संस्थान इकोल नॉर्मल सुपीरियर में शिक्षा प्राप्त की। सन 1965 में जब प्रसिद्ध पर्शियन पत्रिका क्रिटिक में इतिहास और लेखन की प्रकृति संबंधी पुस्तकों पर उनके दो लंबे समीक्षा लेख छपे, तब व्यापक जन समुदाय में उनकी एक पहचान बनी और लोग उन्हें एक उदीयमान विद्वान के रूप में जानने लगे। उनके इन लेखों की कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियां ही उनकी भावी बहुप्रसिद्ध कृति में ग्रामेटोलॉजी के आधार बनी है। यह पुस्तक मूलतः दर्शन शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, जिसमें दरिदा साहब ने समानता के तर्क के नियम पर आधारित पश्चिमी वैचारिक तात्विक परंपरा को अपने बहुप्रसिद्ध अवधारणा विखंडन के माध्यम से चीर-फाड़ की है। विखंडन के अतिरिक्त इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी एक अवधारणा भेद, डिफरेंस का प्रयोग किया है, जिसकी रचना दरिदा साहब ने भाषा के सौश्रयवादी और संरचनावादी भेद, डिफरेंस का प्रयोग किया है, जिसकी रचना दरिदा साहब ने भाषा के सौश्रयवादी और संरचनावादी सिद्धांत के संदर्भ में सन 1968 में की गई है। सौसरे ने बताया है कि भाषा को उसके अति समान रूप में सकारात्मक संदर्भ के बिना अंतर की एक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। दरिदा साहब ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि दुर्भाग्यवश सौसरे सहित बाद की संरचनावादी इस विचारणा के गूढ़ आशय को समझने में असमर्थ रहे हैं। दरिदा साहब ने सौसरेवादी इस विचारणा को स्पष्ट करते हुए सौसरे साहब के भाषा के सिद्धांत का हवाला दिया है। सौसरे साहब के अनुसार किसी भाषा समुदाय के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली वाणी या वाक्य स्पीच का स्थान लेखन राइटिंग से पहले होता है। लिखित भाषा दूसरे नंबर पर आती है। लिखित शब्द हमेशा दूर और द्वितीय दर्जे के होते हैं और वे वाक्य के ही तकनीक रूप हैं। लेखन तो सौसरे के अनुसार भाषा का मूल भाव तो जीवंत वाणी में निहित होता है, जिसमें निरंतर बदलाव आता रहता है। दरिदा साहब ने लिखित भाषा और वाणी में सौसरों द्वारा किए गए इस अंतर के संबंध में कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। भाषा की शुद्धता आरेखी, ग्राफिक और संभवतः याददाश्त का सहायक माना जाता है, किंतु इसे वाणी के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। वाणी को विचारों के अधिक निकट माना जाता है, क्योंकि यह वक्ता की भावनाओं, विचारों और इरादों को अभिव्यक्त करने में अधिक सक्षम है
अतः वाणी प्राथमिक और अधिक मौलिक है, जिसे लेखन के द्वितीयक और प्रातिनिधिक दर्जे से भिन्न किया जाता है। दरिदा साहब ने लेखन संबंधी अपने सिद्धांत में स्वश्रेयवादी इस अंतर को ठीक नहीं माना है और कहा है कि इस अंतर को प्रमाणित करना कठिन है। दरिदा साहब मानते हैं कि भाषा का मूल लेखन में है, वाक्य या वाणी में नहीं। भाषा का मूल संबंध जो है लेखन में है, वाक्य या वाणी में नहीं। जिस प्रकार आधुनिक संरचनावाद की जड़ें भाषा विज्ञान विशेषतः फर्डिनेंड डी सोसरे के विचारों में गड़ी है, उसी प्रकार यह माना जाता है कि उत्तर संरचनावाद की शुरुआत जॉक देरिदा साहब द्वारा सन 1966 में दिए गए एक व्याख्यान से हुई है, जिसमें उन्होंने संरचनावाद के संक्रमण की बात कही है और एक नव उत्तर संरचनावादी युग के उदय को रेखांकित किया है। अपने इस भाषण में तथा अन्यत्र उन्होंने संरचनावाद की जड़ों पर कड़े प्रहार किए हैं। उनकी विखंडनवाद की व्यूह रचना ने भाषा और अर्थ की पारंपरिक प्रस्तावनाओं को हिलाकर रख दिया। संरचनावादियों के विपरीत दरिदा साहब ने भाषा के स्थान पर लेखन राइटिंग पर जोर दिया है, जो अपने व्यक्तियों पर भाषा की तरह कुछ संरचनावादियों के अनुसार भाषा की संरचना व्यक्तियों पर बाध्यकारी प्रभाव डालती है, नियंत्रण नहीं करती है। दरिदा साहब कहते हैं कि सभी समस्याएं लेखन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अतः वे व्यक्तियों को नियंत्रित कर ही नहीं सकती। जहां संरचनावादियों ने भाषा प्रणाली में व्यवस्था अस्तित्व को देखा है, वहाँ दरिदा साहब ने भाषा को व्यवस्थित और अस्थिर माना। वे कहते हैं कि विभिन्न संदर्भ शब्दों के विभिन्न अर्थ देते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलते जाते हैं, अतः भाषा प्रणाली की नियंत्रणात्मक शक्ति का व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि कुछ संरचनावादियों ने माना है। यही नहीं, वैज्ञानिकों के लिए भाषा के अंतर्निहित नियमों को जानना एक असंभव कार्य है। इसी आधार पर अंततः दरिदा साहब ने अपना विद्रोही या विखंडनवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। दरिदा साहब मानते हैं कि दरिदा साहब का यह विद्रोही या विखंडनवादी परिप्रेक्ष्य उत्तर आधुनिकतावाद के उद्भव के साथ अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वास्तव में उत्तर आधुनिकतावाद की आधारशिला उत्तर संरचनावाद ने ही रखी है। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बीच में विभेद को एक स्पष्ट रेखा खींचना अत्यंत कठिन है। उत्तर आधुनिक चिंतन को उत्तर संरचनावाद का एक विस्तार या अतिरंजना कहा जा सकता है। फूको साहब, जो एक अग्रणी उत्तर संरचनावादी विचारक थे, अब जीवित नहीं है, किंतु उत्तर संरचनावाद की कमान अब देरिदा तथा अन्य फ्रेंच उत्तर संरचनावादियों ने संभाल ली है। देरिदा साहब इस क्षेत्र में अभी भी सक्रिय है और अब उत्तर संरचनावाद का स्थान उत्तर आधुनिकतावाद ने लेता जा रहा है। दरिदा साहब का उत्तर आधुनिकतावाद संबंधी समस्त विश्लेषण उनकी विखंडनवाद रिडक्शनिज्म की अवधारणा पर आधारित है। वे मुख्यतः अपने विखंडनवादी दर्शन या सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। यह अपने प्रकार का एक प्रघटना क्रियावाद है। इसकी कई तर्कसंगत व्याख्याएं की गई और यह भी कहा गया कि यह न तो कोई विधि है न ही कोई सुविचारित निर्णय। वास्तव में विखंडन शब्दों के अर्थ को समझने का एक उपागम, एक विधि या एक तरीका है, जिसमें शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर अर्थ निकाला जाता है। इसमें शब्दों की उस घटना के साथ नहीं जोड़ा जाता जिसके बारे में हम यह सोचते हैं कि यह शब्द उक्त घटना वस्तु को इंगित करते हैं। प्रघटनाओं का विश्लेषण करते हुए दरिदा साहब ने कहा है कि यह किसी गूढ़ोक्ति का एक विशिष्ट नाम या नामकरण है, जो सभी अन्य शब्दों की भांति अपनी मात्रा संदर्भ में ग्रहण करता है। शब्दों के सभी अर्थ सापेक्षिक और अल्पकालिक होते हैं। अपने एक लेख स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज 1966 में दरिदा ने लिखा है कि संरचना की अवधारणा के संपूर्ण इतिहास को केंद्र के द्वारा विस्थापन की एक श्रृंखला के रूप में देखा जाना चाहिए। उत्तरोत्तर तथा एक नियमित क्रम में
केंद्र विभिन्न स्वरूप और नाम ग्रहण करता रहता है। विखंडन की एक नियमित क्रम में केंद्र विभिन्न स्वरूप और नाम ग्रहण करता रहता है। विखंडन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए दरिदा साहब कहते हैं कि मूल पाठ टेक्स्ट का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसकी अपेक्षा विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा इसकी कई ढंग से व्याख्या किए जाने की संभावना होती है। संभावना होती है क्योंकि इसके कई अर्थ को खोजने की स्वतंत्रता होती रहती है। अतः विखंडन की विकेंद्रण की युक्तियों के रूप में देखा जा सकता है। विखंडन पढ़ने का एक तरीका है जो पहले हमें मुख्य विषय के केंद्र की जानकारी देता है और बाद में उसे पलट देता है ताकि उपांत महत्वहीन शब्दों द्वारा अस्थायी संस्करण को बदला जा सके। विखंडन की विधि सबसे पहले किसी मूल पाठ के द्विभाजी विपरीतता जैसे स्त्री पुरुष पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और बाद में हमें यह बताती है कि यह विरोधी तत्व किस प्रकार आपस में संबंधित है, किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। संकेतक सिग्निफायर के सदैव अनेक अर्थ होते हैं और पूर्ण या सत्यभाषी अर्थ सदैव विपरीत डेफर्ट अर्थ होता है। सत्य के विविध अर्थ होते हैं जो व्यक्ति के समक्ष चयन के लिए उनके विकल्प प्रस्तुत करते हैं। दरिदा साहब इसे उत्तर संरचनावाद का नाम दिया है। उनका कहना है कि भाषा का अर्थ किसी मूर्त वास्तविकता या सत्य में नहीं खोजा जा सकता, अपितु यह अर्थ केवल स्वयं भाषा के संदर्भ में ही खोजा जा सकता है जिसकी रचना सामाजिक रूप में होती है। उत्तर आधुनिकता में पुरातन और नवीन का संबंध अरैखिक या अनिरंतर नहीं माना जाता, अपितु यह एक ऐसा संबंध है जिसमें पुरातन और नवीन दोनों के विचारों धाराओं में ही परिवर्तन आ जाता है। दरिदा साहब का समस्त विखंडनवाद परिप्रेक्ष्य एक तरह से प्लेटो के समय से चले आ रहे शब्द केंद्रवाद लोगोसेंट्रिज्म के प्रति विद्रोही तेवर के परिणाम है। क्या सही या सत्य सुंदर है, इन्हें उद्घाटन करने हेतु विचारों की एक सार्वभौमिक प्रणाली की खोज ही लोगोसेंट्रिज्म है। इस धारणा का पश्चिम सामाजिक विचारधारा में वर्चस्व रहा है। दरिदा साहब ने इसे प्लेटो के समय से लेखन का ऐतिहासिक विचारधारा में वर्चस्व रहा है। दरिदा साहब ने इसे प्लेटो के समय से लेखन का ऐतिहासिक दमन और निरोध कहा है। इस शब्द केंद्रवाद ने न केवल दर्शन शास्त्र को नष्ट कर दिया, अपितु इसने सामाजिक विज्ञानों को भी तहस नहस करके रख दिया। दरिदा साहब की रुचि वास्तविक में इस समापन, इस दमन के स्रोत के विखंडन या विघटन में रहा ताकि वे लेखन को उन प्रभावों से मुक्त करा सके जिनसे वे जकड़ी हुई है। संक्षेप में दरिदा साहब लोगोसेंट्रिज्म का विखंडन चाहते हैं। विखंडनवाद की अपनी धारणा को स्पष्ट करने हेतु दरिदा साहब ने पारंपरिक रंगशाला थिएटर का एक उदाहरण देते हुए लिखा है कि रंगमंच पर जो कुछ होता है वो वास्तविक जीवन में जो कुछ होता है जिसका तत्व तथा लेखक निर्देशक अन्य लोगों की अपेक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिनिधित्ववाद ही रंगशाला का ईश्वर है और पारंपरिक रंगशाला का यही धार्मिक रूप प्रदान करता है। दरिदा के अनुसार एक धर्मशास्त्रीय रंगशाला एक नियंत्रित और जगड़ी हुई रंगशाला है जिसमें अभिनेतागण पराधीनकर्ता होता है। रचनाकार लेखक के विचारों को निष्ठापूर्वक रंगशाला के मंच पर प्रस्तुत करते हैं। दरिदा साहब इस प्रकार की रंगशाला के स्थान पर एक अलग प्रकार की वैकल्पिक रंगशाला, एक वैकल्पिक समाज की बात करते हैं जिसमें रंगमंच की नियंत्रित करने में कथन की कोई भूमिका नहीं होती और यह एक ऐसा रंगमंच होगा जिस पर अभिनेता, लेखक अथवा पुस्तकों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस प्रकार अभिनेतागण लेखक या निर्देशक से कोई निर्देशक नहीं लेंगे किंतु इस प्रकार की वैकल्पिक रंगशाला और रंगमंच के स्वरूप के बारे में स्वयं दरिदा पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। क्या इस प्रकार का रंगमंच वैकल्पिक समाज और अराजकता का एक अखाड़ा नहीं बन जाएगा? इस स्थिति का अनुमान लगाते हुए उन्होंने एक तनिक सा यह संकेत मात्र दिया कि यह एक ऐसा मंच की रचना है जिसके स्वर को अभी तक शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की रंगशाला को उन्होंने निर्दयी रंगशाला कहा है। इस विवेचना से स्पष्ट है कि
दरिदा पारस्परिक रंगशाला से पूर्णतः रद्दोबदल चाहते हैं। रंगशाला की इस उपमा का प्रयोग जब समाज पर करते हैं तब दरिदा साहब कहते हैं कि लेखक कई तानाशाही से युक्त रंगशाला की भांति समाज को भी उन सभी प्रतिष्ठित चिंतकों के विचारों से मुक्त किया जाए जो प्रभावक विमर्श या ज्ञान के रचनाकार रहे हैं। दूसरे शब्दों में दरिदा चाहते हैं कि हम सभी लेखक बनने के लिए स्वतंत्र हैं। मार्क्स के बारे में दरिदा के विचारों को लेकर अधिक भ्रांति बनी हुई है। अनेकों का मत है कि मार्क्सवाद के पक्षधर नहीं है क्योंकि उनका विखंडनवादी विश्लेषण डिकंस्ट्रक्शन एनालिसिस मार्क्सवाद को विस्थापित करता है। इस दृष्टि से उन्हें मार्क्सवाद विरोधी भी कहा जाता है। इसमें संदेह नहीं कि दरिदा साहब ने महावृत्तांतों मेटानिज्म का विरोध किया है और उस घेरे में उन्होंने पार्सन्स के साथ साथ मार्क्स को भी रखा है। इसी संदर्भ में उन्होंने मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद की कमजोरी को उजागर करते हुए इसमें तात्विकता की कमी बताई है। दरिदा साहब कहते हैं कि स्पष्ट तौर पर मार्क्सवाद का न विरोध किए हैं और न ही समर्थन। दरिदा साहब जो है न तो मार्क्सवाद का विरोध किए हैं और न ही समर्थन किए हैं, यानी कि वह न विरोध में है न समर्थन में है, यानी कि वह नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब मार्क्स माने दरिदा साहब न कार्ल मार्क्स का विरोध किए और न समर्थन किए, यानी कि नेचुरल में है और दोनों के बातों को वो जो है समर्थन नहीं करते हैं और न विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद जो है मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, किंतु जब भी हमें कारगर औजार की ज़रूरत होगी मार्क्सवाद की उपस्थिति हमें आश्वस्त करती रहेगी। लंबे साक्षात्कार के उनके विचारों से एक बात अवश्य प्रकट होती है कि वे नए संदर्भ में मार्क्स की पुनर्व्याख्या चाहते हैं। वे मार्क्स के एक ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता को महसूस करते हैं जो इसके पुनर्प्रमाणित करने का दायित्व वहन कर सके, किंतु स्वयं इस दायित्व वहन करने के लिए तैयार प्रतीत नहीं होते हैं। अब उनकी प्रमुख पुस्तकें का वर्णन करेंगे जो VVIP बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। पहला हो गया स्पीच एंड फेनोमेना एंड अदर एसे जो 1967 में आया। उसके बाद अगला हो गया राइटिंग एंड डिफरेंस जो 1967 में आया। अगला हो गया पोजीशन जो 1972 में आया। अगला हो गया डिजमाइनेशन जो 1972 में आया। मार्जिंग ऑफ फिलोसफी जो 1972 में आया, यानी कि 1972 में उनकी 3 पुस्तकें आई। पहला हो गया पोजीशन, दूसरा हो गया डिजाइनमेनेशन और तीसरा हो गया मार्जिन ऑफ फिलोसफी। उसके बाद अगला पुस्तक हो गया गिलास जो 1974 में आया। अगला हो गया ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो 1976 में आया। अगला आ गया द ट्रूथ इन ए पेंटिंग जो 1978 में आया। अगला हो गया स्पर्श निटिज्म स्टाइल्स जो 1978 में आया। 1978 में उनकी 2 पुस्तकें आई, द ट्रूथ इन ए पेंटिंग और अगला हो गया स्पर्श निटिज्म स्टाइल्स। अगला पुस्तक हो गया द पोस्ट कार्ड फ्रॉम सॉक्रेट्स टू फ्रूड एंड बियॉन्ड जो 1980 में आया। अगला आया सिंग्स पॉन्स जो 1984 में आया। अगला हो गया सरकमफेंशन विल बेंगिंगटन जो 1993 में आया। अगला हो गया स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स जो 1994 में आया। तो ये जॉक देरिदा साहब की VVIP बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा A to Z एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, जैसे UPSC BPSC NTA नेट टीचर या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक सोशलॉजी विषय से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज अभी जो हम वर्णन किए हैं 3 समाजशास्त्री सोशलॉजिस्ट हैं। पहला हो गया रॉल्फ डेरेनडॉर्फ साहब,
बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला हो गया किंग्सले डेविस से है, और अगला हो गया जॉक देरिदा से है। ये तीनों पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे 2-4 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इनका बराबर स्मरण मनन चिंतन कीजिएगा। वो बड़ा से बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, जैसे बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम है यूपीएससी, बीपीएससी, एनटीए, नेट, टीचर्स और अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम से संबंधित सोशलॉजी विषय से संबंधित हर एक विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। तो इसको प्रिय स्टूडेंट बराबर स्मरण मनन चिंतन कीजिएगा, और जितना चिंतन कीजिएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। और सोशलॉजी विषय से संबंधित यह तीनों अभी जो 3 गो सोशलॉजिस्ट का वर्णन किए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।